स्वागत है मेरे सभी प्यारे शिक्षार्थियों का, विद्यार्थियों का अपने भारतीय पाठशाला यूट्यूब चैनल में। हम फिर से हाजिर है आपके लिए कुछ नया लेकर। हम बात करें हिंदी सामान्य व्याकरण के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकरणों का हम पीछे अध्ययन करें, और अब हम जो अध्ययन करें वो काव्य अर्थात काव्य दोष का अध्ययन अब हम करें। उससे पहले हमने काव्य गुणों के बारे में चर्चा की थी, और उससे पहले हिंदी व्याकरण की जो संधि समास विभिन्न जो प्रकरणों का हमने अध्ययन किया है और उनका विश्लेषण किया है। तो अगर कोई भी विद्यार्थी हमारे चैनल में अगर अभी जुड़ा है तो एक बार पीछे के जो भी रिवीजन क्लासें हैं उनको आप ज़रूर देखिए। अगर आपको बेहतर अच्छा लगे तो उसमें लाइक कमेंट भी कीजिए, और जो भी आपके पढ़ने वाले विद्यार्थी है, जो भी शिक्षार्थी है, आप उनको ज़रूर आगे भेजिए। और इस प्रकार आपके जो कमेंट से हमारा उत्साहवर्धन है वो भी बढ़ता है। तो आप भी है ना हमारे वीडियो को देखकर एक बार ज़रूर कमेंट करें, हमें बताएं। हमारे अंदर अगर कोई कमी हमारे प्रकरण में रह जाती है तो उसमें भी सुधार किया जा सकता है, क्योंकि गलती इंसान से स्वाभाविक रूप में होती है, तो उस गलती को सुधारा जा सकता है। तो हमारी इच्छा यही है कि आप वीडियो को निरंतर अध्ययन करें, और नियमित जो कक्षाओं का संचालन होता है उनको एक बार ज़रूर देखिए। हिंदी की जो क्लासें आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है इसमें वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उनमें से प्रश्न जरूर आते हैं। तो हमारे द्वारा पढ़ाए गए प्रकरणों में से अगर कोई भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है तो आप ज़रूर हमारे नियमित कक्षाओं को देखिए और आगे भी भेजिए, और आइकन बटन को ज़रूर दबाकर इनको शेयर कीजिए। तो अब हम अध्ययन करते हैं काव्य दोष के बारे में। तो काव्य के दोष के जो प्रकार है वो हमने पहले उनके बारे में अध्ययन किया था। वो 3 प्रकार के होते हैं। आज हम उनके बारे में विस्तृत रूप में जानेंगे। काव्य दोष के प्रकार, काव्य के दोष के प्रकार कितने हैं? 3। ये 3 है। उसमें पहला है शब्द दोष, दूसरा है अर्थ दोष, तीसरा है रस दोष। अर्थात जो काव्य में विकार उत्पन्न करते हैं या बाधा लाते हैं या उनमें किसी प्रकार की रसानुभूति नहीं होने देते हैं, वो काव्य के दोष माने जाते हैं। और काव्य में दोष शब्दों के अंतर्गत किस प्रकार होंगे, अर्थ के रूप में किस प्रकार होगा और रस के रूप में किस प्रकार होगा। तो अब हम बात करते हैं शब्द दोष। जिस काव्य रचना में शब्दों को लेकर जो विकार उत्पन्न होता है, अर्थात जो कमी, जो उसमें बाध्यता है वो, अर्थात शब्द में पाए जाने वाले दोष को शब्द दोष। शब्द में किसी न किसी प्रकार की कोई कमी होगी, या कोई वो सुनने में कठिन होगा, या फिर ऐसा शब्द है जो हम देख रहे हैं जिसमें कोई ना कोई कमी है, और उसका काव्य में आना उसका कुछ न कुछ विकार है। तो इसलिए वो काव्य को क्या करता है कि उसकी रसानुभूति है उसको कम कर देता है। अर्थात जो काव्य पढ़ते ही हमें रस की अनुभूति नहीं होती है, अर्थात हमारे मन को वो अच्छा न लगे, हमें आनंदित न करे, प्रसन्न न करे, वो शब्दों के द्वारा जो दोष है वो शब्द दोष कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। कवि के कठिनता कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर क्या न विस्मोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। अर्थात इनमें ऐसे शब्दों का काव्य में रचना की गई है। तो यहाँ पर विचारोत्कृष्टता और विस्मोत्कृष्टता शब्द कर्णकटु, अर्थात कान को ये अप्रिय लग रहे हैं, अर्थात सुनने में कठोर है। कटु का अर्थ सुनने में ये कठोर है। कौन कौन से? विचारोत्कृष्टता और विस्मोत्कृष्टता, अर्थात इनका हमें आसानी से शब्दों की पहचान नहीं है। और जब हम ये सुनते हैं तो हमारे कानों को क्या लगते हैं? कटु लगते हैं, अर्थात कठोर लगते हैं। अतः यहाँ पर श्रुति सुनने का नामक शब्द दोष है। तो शब्दों में किस प्रकार का दोष है?
श्रुति कटु अर्थात श्रुति कटु दोष है जो शब्द दोष के अंतर्गत है। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि शब्दों की जहां पर कठिनता हमारे कानों को कटु लगे वो शब्द दोष कहलाते हैं। इसके आप विभिन्न उदाहरण या अर्थात हम कह सकते हैं जो कटु शब्द है जो काव्य में प्रयुक्त होते हैं उनको देखते ही हमें ऐसा लगता है कि हम पहली बार इनको देख रहे हैं या इनसे हम अनजान हैं। ऐसे शब्दों को जहाँ हम सुनते हैं वो श्रुति कटु हमारे कानों को लगते हैं तो वो शब्द दोष कहलाते हैं। आगे बात करते हैं 2 नंबर अर्थ दोष। जहाँ कविता में काव्य की रचना अर्थात जो कविता होती है कविता में ऐसे अर्थ का दोष हो अर्थात उसके अर्थ का शब्द का जो अर्थ निकलता है उस अर्थ का दोष हो जो वास्तविक अर्थ पोषक नहीं हो, जो वास्तव में उसका अर्थ नहीं हो सकता और जो उसका पोषक के रूप में नहीं है अर्थात अर्थ को लेकर दोष पाया जाता है, वहां अर्थ दोष माना जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि वास्तविक में वो काव्य में उसकी जो पोषकता है उसको पूर्ण नहीं करता है और उसके अर्थ को लेकर एक विभिन्न दोष पाया जाता है तो वहां अर्थ दोष माना जाता है। लिन्यो उर्गारी पहाड़ विशाल चाल्यो ते ही काल विलंब न लायो, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग रजायो। तो इस प्रकार ये रचना है और इस रचना में अर्थात ये कविता में किस प्रकार शब्द का जो अर्थ है उसको लेकर इसमें विकार है। यहाँ द्वितीय पंक्ति में मन को शब्द मन को सबसे पीछे होना चाहिए था, जिसको क्या था सबसे पीछे होना चाहिए था क्योंकि मन का वेग जो मन का वेग होता है वो खगराज गरुड़ के वेग से अधिक माना जाता है। इसमें शब्दों का क्रम गलत होने से दुष्क्रमता दोष है। यहाँ पर शब्दों के आगे पीछे होने के कारण जो शब्द का जो अर्थ है उसमें दोष पाया जाता है। कहते हैं कि मन को खगराज को वेग लजायो, जो मन का वेग है ना इसको सबसे पीछे होना चाहिए था क्योंकि मन का वेग होता है वो बड़ा चंचल होता है, वो एक जगह स्थिर नहीं होता है, वो एक ही समय में बहुत दूर तक अर्थात खगराज जो पक्षियों का राजा होता है जो गरुड़ उसका वेग बहुत तेज होता है लेकिन उससे भी अधिक है वो किसका वेग है मन का वेग। तो मन का वेग यहाँ पर खगराज के वेग से अधिक बताया गया है, इसलिए ये शब्द आगे पीछे होने के कारण ये दुष्क्रमता दोष पाया जाता है। इस प्रकार हम इसके विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भी अधिक से अधिक देखे जाने तब जाकर हमें इसके बारे में विस्तृत रूप से में पता चलेगा कि किस प्रकार शब्दों को आगे पीछे कर देने से कविता में काव्य में जो अर्थ को लेकर जो दोष पाया जाता है वो दुष्क्रमता दोष पाया जाता है। ये दुष्क्रमता दोष अर्थ दोष में सम्मिलित है। तो अर्थ दोष है वो कितने प्रकार के होते हैं 23 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना। आगे हम अध्ययन करेंगे रस दोष के बारे में। हमने अध्ययन कर लिया है आज इनके काव्य के 2 दोषों के रूप में। अब आगे जो इनके विभिन्न दोषों के पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। हम कल है वो रस दोष के बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक आप हमारे चैनल को यूं ही नियमित कक्षा के रूप में अध्ययन करते रहे। तो मैं आपसे यही आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी। आप अंत तक वीडियो जरूर देखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।